साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राकेश टिकैत ने चुनाव काउंटिंग में होने वाली गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए किसान भाइयों से अपील की कि 10 मार्च से एक दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर और ट्रैक्टर लेकर के मतगणना स्थल के बाहर कैंप करना है। केवल राकेश टिकैत ही नहीं, 10 मार्च जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों के मन में ये आशंकाएं जन्म ले रही हैं कि कहीं तेजस्वी यादव जैसा हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ना कर दिया जाए, क्योंकि बेहद कम मार्जिन के अंतर से तमाम सारी सीटें तेजस्वी यादव हार गए थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बिहार में वो सरकार नहीं बना पाए थे। कहीं यही हस्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ना हो जाए। राकेश टिकैत या लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की इन आशंकाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और उनके मातहत चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को यह सोचना चाहिए कि आखिर टीएन शेषन वाले सख्त और कड़क निष्पक्ष चुनाव आयोग का उन्होंने क्या हस्त्र कर दिया है। मौजूदा दौर में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि चुनाव आयोग सरकार के सामने घुटनों पर नहीं है बल्कि नतमस्तक है। नेशनल जनमत कोई भी आरोप बिना तथ्यों के नहीं लगाता। इस वीडियो में एक एक बात को गौर से सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था है भी या खत्म हो चुकी है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा से। रिटायरमेंट होने के 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, उनको सेवा विस्तार दे दिया जाता है 2 साल का। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बेहद महत्वाकांक्षी और खर्चीली योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ध्यान दीजिएगा, बिना ज्वाइन किए हुए लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते हैं और सीधे इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में चले जाते हैं। जिस समय तक दुर्गा शंकर मिश्रा ने ज्वाइन नहीं किया था, नियम यह कहते हैं कि उस समय तक वो आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नहीं थे और ऐसी भी विषम परिस्थिति नहीं थी कि कोई आपातकाल था कि चीफ सेक्रेटरी थे ही नहीं। उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। फिर कौन सा ऐसा आपातकाल था कि मिश्रा जी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही बिना चार्ज लिए हुए चुनाव आयोग की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से ज्वाइन किया? संवैधानिक नजरिए से पूरी तरीके से गलत है। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग से लौटने के बाद 30 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइनिंग लेते हैं। 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाती है, महज 8 दिन बाद। ऐसा संभव नहीं है मौजूदा दौर में कि केंद्र सरकार को पता ना हो। टाइमिंग तो यही बता रही है कि आनन फानन में दुर्गा शंकर मिश्रा को क्यों भेजा गया होगा उत्तर प्रदेश। विपक्षी दलों द्वारा कंप्लेंट करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की नजर में दुर्गा शंकर मिश्रा का अपॉइंटमेंट कहीं से भी गलत नहीं था और उनको हटाया भी नहीं गया। अब आगे का असली खेल देखिए, जिस वजह से दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेजा गया था। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जो कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा था। खबर यह गई कि कर्मचारी संगठनों ने इस बात को लेकर के अखिलेश यादव को समर्थन का ऐलान किया। तो इसके बचाव में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी खुद उतर आए। वित्त एवं कार्मिक विभाग की मीटिंग लेते हुए 29 जनवरी को उन्होंने पुरानी पेंशन की बुराई और नई पेंशन स्कीम जो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी उसकी तारीफ करना शुरू किया। मीटिंग में एक तुलनात्मक चार्ट भी बनाया गया और इस तुलनात्मक चार्ट को कहा गया कि सभी कर्मचारी संगठनों को भेज दिया जाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण जो संघीय समाचार पत्र माना जाता है उसने भी खबर छापी है। यानी कि कोई आंख मूंद करके ये काम नहीं हो रहा था, खुलेआम हो रहा था। एकमात्र मामला नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद यह माना जाता है कि जो सरकार है वो केयर टेकर की भूमिका में है, जिसको काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है। इसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी लगातार जिलों के डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चुनाव से संबंधित नहीं बल्कि सरकार के कामकाज से संबंधित, जो आचार संहिता का पूरी तौर पर उल्लंघन है। दबी जुबान ही सही, कई लोग ये स्वीकार करते हैं कि पंचम तल पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के बेहद करीबी एक आईएएस ऑफिसर ने
तमाम जिलों के डीएम को फोन करके कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से यादव और मुस्लिम बीएलओ हटा दो। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों से जहां यह आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिल सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों से संवेदनशील बूथों की संख्या डीएम के माध्यम से मंगवाई गई, जिनका मकसद था कि उन पर ज्यादा फोर्स की तैनाती करना, गड़बड़ी की आशंका के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन का दबाव दे करके उनको डराने धमकाने के लिए। यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इन चुनाव की अधिसूचना के बाद एक और बड़ा खेल हुआ। कुछ जिलों में कोविड ऑब्जर्वर के नाम पर राज्य सरकार के पसंदीदा अधिकारियों को भेजा गया, ताकि ब्यूरोक्रेसी में संदेश बना रहे कि अभी भी प्रशासन और मुख्यमंत्री की पकड़ जिलाधिकारियों और एसपी पर है, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसा माना जाता है कि डीएम, एसपी मुख्यमंत्री या राजनीतिक दलों के प्रभाव से काफी हद तक बाहर आ गए हैं। लेकिन उस प्रभाव में बनाए रखने के लिए लगातार इस तरह के ऑब्जर्वर भेजे जाते रहे। कुछ जिलों में कहा गया कि कोविड ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं, कुछ जिलों में नोडल अधिकारी भेजे गए, जिनका मकसद आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वो नोडल अधिकारी सिर्फ इस वजह से गए थे कि जिन जिन क्षेत्रों में अन्ना जानवरों की यानी कि छुट्टा जानवरों की संख्या ज्यादा है, जहां का किसान ज्यादा नाराज है कि जानवर उसकी फसल चर गए, उन क्षेत्रों में नोडल ऑफिसर जाकर के डीएमओ के माध्यम से कह रहे थे कि कम से कम चुनाव तक इन गायों को, सांडों को पकड़ करके किसी एक जगह पर बंद कर दो। जब मुझे ये सारी बातें पता है तो कैसे संभव है कि चुनाव आयोग के पास ये तमाम बातें नहीं गई होंगी? निश्चित तौर पर गई होगी, लेकिन मजाल है जो उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी या सीएम योगी की अनुमति के बिना एक अधिकारी भी टस से मस कर दिया जाए। आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं। पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछले साल ही संपन्न हुआ है। जैसे ही वहां आचार संहिता लागू होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद समीम को चुनाव आयोग हटवा देता है। उसके कुछ दिन बाद ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी बीरेंद्र को हटाया जाता है और चीफ सेक्रेटरी को सख्त लहजे में इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनको ना दिया जाए। तमाम अन्य खबरें भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कभी 4 डीएम हटाए गए, कभी 5 हटाए गए, कभी 6 हटाए गए। और तो और चुनाव की घोषणा होते ही पश्चिम बंगाल का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय था, वहां से चुनाव से जुड़े 3 बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटाया। ऐसी ही तुलना आप उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव से करके देख सकते हैं। आपको दर्जनों खबर मिल जाएंगी जब चुनाव आयोग ने तमाम अधिकारियों का तबादला किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष कहता रह गया कि लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह, जहां से आईजी हैं, उसी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से उनके पति राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते रह गए कि गोरखपुर के एसएसपी विपिन टांडा भारतीय जनता पार्टी के सांसद के दामाद हैं, उनकी निष्पक्षता संदिग्ध है, लेकिन हटाए नहीं गए। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, ये तमाम सारे लोग गड़बड़ी नहीं कर सकते, तो फिर पश्चिम बंगाल में इन लोगों को क्यों हटाया गया था? पश्चिम बंगाल में मशीनरी गड़बड़ कर सकती है, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी नहीं कर सकती। चुनाव आयोग इसीलिए सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं। बस्ती में जो वीवीपैट पर्चियां बाहर मिली, बाद में भले ही डीएम ने कहा कि ये मॉक पोल के समय की हैं, लेकिन लोकतंत्र के नजरिए से बिल्कुल अच्छा नहीं है कि लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया से उठता जा रहा है। और चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में इसलिए आती है क्योंकि कभी किसी का वोट कट जाता है, कभी पोस्टल बैलेटों पर सवाल उठते हैं, कभी ईवीएम पर उठते हैं, कभी वीवीपैट मशीनों पर उठते हैं। चुनाव आयोग की यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा कायम करने के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कम से कम इन सारे लूपहोल्स को ठीक करे। लेकिन करे कैसे? वो मोदी सरकार के सामने नतमस्तक जो है। इसलिए नेशनल जनमत विपक्षी दलों के तमाम सारे पोलिंग एजेंट से यह अपील करता है कि चुनाव की निष्पक्षता बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ डटे रहें। जब तक पूरी काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक वहां से हटे नहीं। अमूमन होता यह है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती है, कुछ पार्टियों के लोगों को लगने लगता है कि अब हमारी पार्टी हार रही है, तो उसके एजेंट बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अंत में 2 या 3 पार्टियों के एजेंट ही वहां रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
मुर्गा जाली के इस तरफ डटे रहना है, एक एक ईवीएम की काउंटिंग के वोटों को खुद भी जोड़ते रहना है, गौर से ध्यान भी देना है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना रहे। दूसरा, एक डिमांड जो नेशनल जनमत की है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीनों पर पड़े हुए वोटों के साथ जो किया जाता है, पूरी मतगणना होने के बाद उसको काउंटिंग होने के शुरुआत में ही किया जाए, ताकि ये एश्योर हो जाए कि ये तमाम सारी ईवीएम मशीनों में जो वोट पड़े हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। ये चुनाव आयोग के भी हित में है, लोकतंत्र के भी हित में है, देश के संवैधानिक ढांचे के भी हित में है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।